शेर खान ने भारतीय डॉक्टर प्लाई की तस्वीर लिफाफे में डालते हुए कहा, सर, हुक्म कीजिए कि मुझे क्या खिदमत अंजाम देनी होगी। अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। चीफ के मुंह से बेख्तियार सुबहान अल्लाह निकल गया। वो कहने लगा, शेर खान, यही जज्बा पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के सीने में मौजूद है। हमारी हाई कमांड की मजलिस मुशावरत ने फैसला किया है कि जिस तरह भी हो सके भारत के दिफाई तहकीकाती अदारे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्लाई को गायब कर दिया जाए। इस मिशन के लिए हमारी मजलिस मुशावरत ने तुम्हें मुंतखब किया है। तुम्हें इसलिए चुना गया है कि तुम आज़ादी से पहले हैदराबाद दक्कन में 3-4 साल गुजार चुके हो। शायद तुम वहाँ जामिया उस्मानिया में पढ़ा करते थे। जी हाँ, शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इन दिनों हैदराबाद में नौकरी भी करता था और जामिया उस्मानिया में पढ़ता भी था। चीफ ने कहा, सबसे अहम बात यह है कि तुम आंध्र प्रदेश की ज़ुबान तेलुगु बोल और समझ लेते हो। शेर खान कहने लगा, सर, मैं तमिल ज़बान भी बोल और समझ लेता हूँ, जो इससे मुल्हक़ात सूबे तमिलनाडु की ज़ुबान है जिसका सदर मकाम मद्रास है। चीफ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे और तुम्हारे इस मिशन के लिए और भी सहूलत की बात है। सर, इस डॉक्टर प्लाई का हेड ऑफिस कहाँ है? शेर खान ने कहा। चीफ ने कहा, इनका हेड ऑफिस या हेड प्रोजेक्ट तो मद्रास से दूर साहल समंदर यरोशागापट्टनम में है, लेकिन डॉक्टर प्लाई जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो मजूरा में वाक़या है। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि मजूरा भारत के जनूब में वाक़या है। जी हाँ, शेर खान ने कहा, मैं वहाँ जा चुका हूँ। मजूरा मद्रास और त्रिशनापुली के जनूब में है और इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इनमें से बाज नाग मंदिर हैं जहाँ सांपों की पूजा होती है। बिल्कुल दुरुस्त, चीफ ने शेर खान की बात काटते हुए कहा। इन्हीं के मंदिरों में से किसी एक नाग मंदिर में उर्मिला नाम की वो नागदासी रहती है जिससे डॉक्टर प्लाई की गहरी दोस्ती है। तुम्हें शायद इल्म ही होगा कि ये नागदासियाँ कौन होती हैं। शेर खान कहने लगा है, एक देवदासी होती है। इसका काम मंदिर के देवताओं की खिदमत करना और पूजा पाठ के वक़्त आरती उतारना और देवता के बुत के आगे रक्स करना होता है। एक नागदासी होती है। ये नाग देवता यानी सांपों की दासियां और खिदमत गुजार होती हैं। इनका काम मंदिर के सबसे बड़े कोबरा सांप की आरती उतारना और इसकी पूजा करना है और इसके आगे रक्स करना होता है। नागदासियां भारत के जनूब में ही ज्यादा होती हैं क्योंकि नाग मंदिर भारत के जनूब में ज्यादा हैं। चीफ ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। अब एक और बात गौर से सुनो। इस मिशन में तुम्हारे साथ एक और मुजाहिद जाएगा। शेर खान ने चीफ के जज्बा इस्लाम से तमतमाते हुए चेहरे की तरफ निगाहें उठाकर देखा और पूछा, मेरा ख्याल है कि सर ये मुजाहिद गुल खान ही हो सकता है। चीफ ने कहा, नहीं, गुल खान की हमें यहाँ बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे बाद वही तुम्हारी जगह पर काम करेगा। ये मुजाहिद कोई और होगा जिसे शायद तुम नहीं जानते। शेर खान ने पूछा, सर वो कौन है? चीफ ने कहा, तुम्हें इससे भी मिलवा दिया जाएगा। इसका नाम शाहद अली है। वो पाकिस्तान की एक कमांडर बटालियन में हवलदार रह चुका है। फौज से रिलीज होने के बाद इसने हमारी तंजीम ज्वाइन कर ली और 3-4 साल तक कश्मीर के महाज पर बतौर एक कमांडो मुजाहिद के नुमाया कारनामे सर अंजाम दे चुका है। अब भी वो कश्मीर के कारगिल महाज पर ही था, मगर चूंकि हमें इसे इस मिशन पर तुम्हारे साथ भेजना था इसलिए इसे बुला लिया गया है। इसका इंतखाब इसलिए किया गया है कि कश्मीर के महाज पर अपनी मुजाहिदाना सरगर्मियों के दौरान जनूबी भारत के तमाम शहरों, ख़ास तौर पर हैदराबाद दक्कन में आता जाता रहा है और वहाँ की दोनों ज़ुबानें तमिल और तेलुगु बोल भी लेता है और समझ भी लेता है। बातों के दरमियान चाय ठंडी हो गई थी। चीफ ने गर्म चाय की एक और चैनक मंगवा ली और गर्म चाय के साथ गुफ्तगू जारी रही। शेर खान ने पूछा, सर, इस मिशन पर हमारे रवाना होने की कौन सी तारीख मुकर्रर हुई है? चीफ ने कहा, भारत में अपने आदमियों से रेडियो ट्रांसमीटर की खुफिया फ्रिक्वेंसी पर हमारा बराबर राब्ता है। जिस वक्त भी इनकी तरफ से इशारा मिला तुम लोगों को रवाना कर दिया जाएगा। इस असनाम में तुम हमारे पास ही रहोगे। कमांडो शाहद अली आज शाम किसी भी वक्त पहुंच जाएगा। शेर खान की प्याली में गर्म चाय अंडेलते हुए चीफ कहने लगा, जैसा कि तुम भी जानते हो, जनूबी भारत में और ख़ास तौर पर इन शहरों में जहां तुम लोग जा रहे हो, साल के हर महीने में मौसम खुशगवार रहता है। दिन के वक्त गर्मी होती है। वहाँ का लिबास धोती कुर्ता और पतलून कमीज है। पढ़े लिखे बाबू लोग वहाँ बुश शर्ट और पतलून पहनते हैं। तुम लोग भी यही लिबास पहनोगे। ज़रूरत के मुताबिक जैसा चाहे लिबास बदल सकते हो। शेर खान ने पूछा,
वहाँ हमारा राब्ता हेडक्वार्टर कहाँ होगा? चीफ ने कहा, जहाँ तुम जाकर रिपोर्ट करोगे ये वही तुम्हें बताएंगे। ये लोग वहाँ के मकामी मुसलमान सरफरोश हैं और अपने दीनी हकूक, कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहे हैं। मिशन पर रवाना होने से पहले तुम्हें बता दिया जाएगा कि इन लोगों से तुम कहाँ मिलोगे। इतने में वहाँ कुछ और मजाहत आ गए। ये लोग कश्मीर के महाज पर जा रहे थे। चीफ ने शेर खान से कहा, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। शाम को जब शाहद अली कमांडो आएगा तो तुमसे मुलाकात होगी। शेर खान सलाम करके वहां से चला गया। तंजीम की सादा सी इमारत में इसे एक छोटा सा होटल टाइप कमरा मिल गया था, जहां इसका बिस्तर लगा था। शेर खान कमरे में आकर लेट गया और अखबार उठाकर पढ़ने लगा। इसे याद आ गया था कि इसकी टूथपेस्ट खत्म हो चुकी है। इसने सोचा कि बेकार लेटे रहने से बेहतर है कि मार्केट में चलकर नई टूथपेस्ट खरीदी जाए, जरा सैर भी हो जाएगी। अखबार एक तरफ रख कर वो उठा और कमरा बंद करके तंजीम की इमारत से निकलकर करीबी मार्केट की तरफ पैदल ही चल पड़ा। मार्केट पिंडी सदर के इलाके में थी और सदर का इलाका वहां से 1-1.5 फरलांग के फासले पर था। दिन का वक्त था। बाजारों में खूब चहल पहल थी। मार्च अप्रैल का खुशगवार मौसम था। शेर खान फुटपाथ पर जहन कुछ सोचता हुआ अपनी धुन में चला जा रहा था। वो अपने नए मिशन के बारे में गौर फिक्र कर रहा था। सदर के चौक में एक बहुत बड़ी जद्दा तर्ज की मार्केट में बड़ी रौनक थी। ये एक मशहूर शॉपिंग सेंटर भी था। दुकानों में बल्ब रोशन थे। औरतें और मर्द जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदने में मसरूफ थे। शेर खान एक जनरल स्टोर में दाखिल हो गया। ये बहुत वसी स्टोर और इसमें काफ़ी लोग थे। इनमें खवातीन भी थी और मर्द भी थे। शेर खान को मालूम था कि टूथपेस्ट कहाँ से मिलेगी। वो इस काउंटर पर आ गया और अपनी ब्रांड टूथपेस्ट तलब की। काउंटर पर मौजूद लड़के ने शीशे के शोकेस में से टूथपेस्ट निकालकर शेर खान को दी। टूथपेस्ट लेकर शेर खान साथ वाले काउंटर पर आ गया, जहां अंग्रेजी और उर्दू की किताबें और रसाले वगैरह फरोख्त होते थे। अंग्रेजी का एक रसाला उठाकर इसकी वर्गगर्दानी करने लगा। वर्गगर्दानी करते हुए अचानक इसकी नज़र कुछ फासले पर पड़ गई, जहां दवाइयों का काउंटर था। इसने बुर्का पोश औरत को काउंटर की तरफ जाते देखा, जिसके सामने शरीफ दाढ़ी वाला एक सफेद पोश आदमी भी था। और स्याह बुर्का ओढ़े हुए थी और नकाब की वजह से चेहरा ढका हुआ था। शेर खान को जिस चीज ने औरत की तरफ मुतवज्जा किया वो इसकी चाल थी। इसे ये चाल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अचानक इसे याद आ गया कि हशमत बीबी नाम की धोखेबाज भारतीय जसूसा औरत इस तरह चला करती थी। औरत दवाइयों के काउंटर पर अपने आदमी के साथ खड़ी कुछ दवाइयां खरीद रही थी। शेर खान ने जल्दी से रसाला वहीं रखा और पहला काम यह किया कि वहां ड्यूटी पर खड़े पुलिस के सिपाही की तरफ बढ़ा, ताकि इसे कहे कि ये मर्द औरत इसे मशकूक लगते हैं और इनको रोक लिया जाए। वो जानता था कि इसके साथ किसी पुलिस कांस्टेबल का होना जरूरी है और इस काम का इख्तियार सिर्फ पुलिस कांस्टेबल को ही है। पुलिस कांस्टेबल के करीब आकर अचानक शेर खान रुक गया। इसे ख्याल आया कि अगर फर्ज कर लिया कि ये औरत भारतीय जसूसा ही हुई और इसका साथी भारतीय दहशतगर्द ही हुआ, तो इससे ज्यादा इसे कुछ हासिल नहीं होगा कि पुलिस की मदद से वो इन दोनों को गिरफ्तार करवा कर हवालात में बंद करा देगा और फिर इनसे इनके साथियों और खुफिया ठिकानों की पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि ये दोनों कुछ बताएंगे भी कि या नहीं। इससे कहीं बेहतर है कि इन दोनों का छुप कर ताकुब किया जाए। जाहिर है जहां जाएंगे वो इनका खुफिया ठिकाना ही होगा। जो इन दोनों के साथ इनका पिंडी में रूपोशपुरा गिरोह भी पकड़ा जाएगा। शेर खान वहीं से एक तरफ होकर सतून की ओट में खड़ा हो गया और बुर्कापोश औरत और इसके मर्द की नकलो हरकत का मुशाहदा करने लगा। औरत ने दवाइयों का लिफाफा मर्द के हवाले किया। मर्द ने बिल अदा किया और दोनों दुकान से बाहर की तरफ चल पड़े। शेर खान इन्हें बाहर निकलते बड़े गौर से देखता रहा। अब इसे यकीन हो गया था कि ये वही भारतीय जसूसा ही है। बिल्कुल हशमत बीबी वाली चाल डाल थी। इसी तरह से कदम उठा रही थी। शेर खान ने इन दोनों का ताकुब शुरू कर दिया। शॉपिंग सेंटर के बाहर एक टैक्सी खड़ी थी। दोनों इसमें बैठ गए और टैक्सी सड़क पर आ गई। सबसे पहले तो शेर खान ने टैक्सी का नंबर देखकर इसे दिमाग में याद कर लिया। इसके बाद किसी खाली टैक्सी की तलाश में तेज तेज कदम उठाता बाहर सड़क पर आ गया। बाहर 3-4 टैक्सियां खड़ी थी। इसने एक टैक्सी का दरवाजा खोला, अंदर घुस गया और ड्राइवर से कहा, फौरन चलो, इस टैक्सी का पीछा करो। साथ ही शेर खान ने जेब से 100 रुपये का नोट निकालकर
ड्राइवर को पकड़ा दिया। जानता था कि इस किस्म का ताक़ुब करने से ड्राइवर अक्सर कतराते हैं। 100 रुपये लेकर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। भारतीय जसूसा की टैक्सी इस वक्त सीधी सड़क पर काफी आगे निकल चुकी थी। ये बड़ी अच्छी बात हुई थी कि सड़क सीधी थी। दूसरी सूरत में टैक्सी बाजारों की भूल भुलैयों में गुम हो सकती थी। ड्राइवर ने स्पीड तेज कर दी और थोड़ी देर बाद ही वो आगे जाने वाली टैक्सी के करीब आ गया। शेर खान ने कहा, गाड़ी मुनासिब फासले पर रखो, इन्हें शक नहीं होना चाहिए कि इनका पीछा किया जा रहा है। ड्राइवर ने पूछा, सर ये कोई जेल से भागे हुए कैदी हैं? शेर खान ने कहा, हाँ भाई, कुछ ऐसी ही बात है। तुम बड़ी अक्लमंदी से इनका पीछा कर रहे हो। इनकी टैक्सी इस सड़क पर चल रही थी जो सीधी कोहमरी को जाती थी। जब रामदुलारी की टैक्सी पिंडी शहर की आबादी से निकलकर ऊंचे नीचे पहाड़ी इलाकों में दाखिल हुई तो शेर खान ने ड्राइवर से कहा, अपनी और अगली गाड़ी के दरमियान फासला और ज्यादा कर दो। ड्राइवर ने ऐसा ही किया। शेर खान को मालूम था कि ये एक ही सड़क है जो नीम पहाड़ी इलाके में से गुजर रही है। भारतीय जसूसा की गाड़ी किसी दूसरी सड़क की जानब नहीं मुड़ेगी। वो सिर्फ इतना चाहता था कि टैक्सी दूर से नजर आती रहे। करीब होने से भारतीय जसूसा और इसके साथी को शक पड़ सकता था कि इनका ताकुब किया जा रहा है और वो अपने खुफिया ठिकाने पर जाने के बजाय किसी और तरफ निकल सकते थे। सामने वाले आईने में से अगर रामदुलारी के साथी ने दूर अपने पीछे आने वाली टैक्सी को देख भी लिया होगा तो वो यही समझ सकता है कि कोई फैमिली कोहमरी की सैर को जा रही है और दो गाड़ियां पीछे से आकर निकल गईं। कोहमरी रोड पर ट्रैफिक सारा दिन चलती रहती थी। दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आगे पीछे मरी रोड पर चलती जा रही थीं। अब पहाड़ी घाटियां शुरू हो गई थी। दोनों टैक्सियां बियाबान इलाके से गुजर रही थी। बार बार पहाड़ी मोड़ आ रहे थे। मोड़ मुड़ते हुए भारतीय जसूसा की टैक्सी शेर खान की नजरों से उजल हो जाती थी। इनकी गाड़ी मोड़ काटती तो टैक्सी दोबारा नजर आना शुरू हो जाती। शेर खान ने देखा कि अगली टैक्सी की रफ्तार हल्की हो गई है। इसने अपनी टैक्सी के ड्राइवर से कहा, स्पीड कम कर दो। भारतीय जसूसा की टैक्सी सड़क के किनारे से एक तरफ होकर खड़ी हो गई। बुर्कापोश भारतीय जसूसा अपने आदमी के साथ टैक्सी से बाहर निकली। मर्द ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और टैक्सी आगे रवाना हो गई। बुर्कापोश औरत और मर्द सड़क से नीचे उतर गए और शेर खान की निगाहों से उजल हो गए। इसने ड्राइवर से कहा, जल्दी से गाड़ी आगे ले जाकर खड़ी कर दो, वहां जहां टैक्सी हुई थी। ड्राइवर गाड़ी को आगे ले गया और जहां पहली टैक्सी खड़ी हुई थी इस जगह से चंद कदम पीछे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। शेर खान ने जेब से मजीद 50 रुपए निकालकर टैक्सी ड्राइवर को दिए और कहा, अब तुम जा सकते हो। ड्राइवर ने वहीं से टैक्सी वापस मोड़ी। शेर खान ने देखा कि वहां सड़क के किनारे एक ऊंचे नीचे टीले पर छोटा सा कब्रिस्तान था। इसके पहलू से एक पगडंडी नीचे ढलान में जाती थी। शेर खान पगडंडी पर आगे नीचे उतरने लगा। 10-15 कदम चलने के बाद मोड़ मुड़ा तो इसे कुछ फासले पर वही बुर्कापोश भारतीय जसूसा अपने आदमी के साथ जाती नजर आई। इसने नकाब उठा रखा था और आदमी से बातें कर रही थी और आदमी के आगे आगे चल रही थी। वहां जंगली झाड़ियां बहुत उगी हुई थी। ऊंची ऊंची झाड़ियां भी थी। उन ऊंची झाड़ियों की वजह से किसी वक्त दोनों शेर खान की नजरों से उजल हो जाते थे। झाड़ियां खत्म होती तो वो नजर आने लगते। शेर खान ने इन दोनों के दरमियान फासला कम कर दिया था। वो झाड़ियों की आड़ लेकर ताकुब कर रहा था। एक जगह पहुंचकर बुर्कापोश औरत ने रुककर पीछे अपने आदमी की तरफ देखकर कुछ कहा। शेर खान वही झाड़ी के पीछे बैठ गया और बड़े गौर से इस औरत को देख रहा था। इसने नकाब उलट रखा था और दिन की रोशनी में फासले पर से भी इसका चेहरा दिखाई दे रहा था। शेर खान का दिल खुशी से उछल पड़ा। इसने इस भारतीय जसूसा को पहचान लिया था। ये वही औरत थी जो हशमत बीबी बनकर इन सबको बेवकूफ बना गई थी। ये भारतीय जसूसा और भारतीय दहशतगर्दों के गिरोह की औरत थी और इसके साथ जो आदमी था वो भी भारतीय दहशतगर्द ही हो सकता था। अब शेर खान ये देखना चाहता था कि इनका खुफिया ठिकाना कहाँ है। जाहिर है कि वो अपने खुफिया ठिकाने की तरफ जा रहे थे। ये जान लेने के बाद कि ये औरत वही भारतीय जसूसा है जिसकी इन्हें तलाश थी, शेर खान ने दरमियान में फासला ज्यादा डाल दिया। अब वो इन्हें सिर्फ अपनी नजरों में रखना चाहता था। इस वक्त शेर खान इस पोजीशन में नहीं था कि अगर इसे इनके खुफिया ठिकाने का इल्म हो जाता तो वो छापा मारकर दहशतगर्दों के गिरोह को गिरफ्तार कर ले, या अगर गिरफ्तार नहीं कर सकता तो इन्हें वहीं खत्म कर दे। इसके पास पिस्तौल तो क्या, फल काटने वाली छोटी छुरी भी नहीं थी। इसको तो सिर्फ दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की निशानदेही करनी थी। औरत और मर्द एक खाई में उतर गए।
शेर खान भी थोड़ा वक्फा डालकर इनके पीछे खाई में उतर गया। वो बड़ी एहतियात से चल रहा था। इसे दो बातों का ख्याल रखना पड़ रहा था। एक तो ये कि इसके चलने से पत्थरों पर आवाज पैदा ना हो, और दूसरा वो कि वो इन्हें नजर ना आ जाए। इस वक्त एक तरह से शेर खान दुश्मन के इलाके में दाखिल हो चुका था। इस औरत के पास नहीं तो इसके साथ जो दहशतगर्द था, इसने जरूर कोई ना कोई असला लिबास के अंदर छुपाया हुआ होगा। ये लोग बगैर असला के अपनी कमी गाहों से नहीं निकला करते। दूसरे, इन लोगों की खुफिया कमी गाह या ठिकाना वहीं कहीं अगर करीब ही लगता था, और इस खुफिया ठिकाने में दूसरे दहशतगर्द भी जरूर मौजूद होंगे, और इनके पास असला भारी मकदार में और तादाद में मौजूद होगा। शेर खान का पता चल जाने की सूरत में न सिर्फ ये इसकी जान को खतरा था, बल्कि इसका शिकार भी हाथ से निकल जाना था। लेकिन इसे हर हालत में अपनी जान की बाजी लगाकर भी इन भारतीय दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने का सराग लगाना था, जो कि इसकी इतला के मुताबिक इन भारतीय दहशतगर्दों का हेडक्वार्टर भी था। शेर खान दोनों दहशतगर्दों को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दे रहा था। खाई कई जगहों से घूम गई थी। शेर खान कहीं रुककर, कहीं झाड़ियों के ओट में छुपकर इनका ताकुब जारी रखे हुए था। एक जगह पहुंचकर खाई के आगे दीवार आ गई, जिस पर बेशुमार झाड़ झंकार और घास उगा हुआ था। जंगली बेलें भी लटक रही थी। सारी दीवार जंगली बेलों पर रखी थी। शेर खान एक जगह छुपा इन दोनों को देख रहा था। मर्द दहशतगर्द ने एक जगह से जंगली बैलों को हटाया और दोनों इसके अंदर चले गए। जंगली बैलें फिर अपनी जगह पर आ गईं।